22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरन वैली में दोपहर का टाइम था। टूरिस्ट्स अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे कि तभी अचानक सेना की वर्दी पहने कुछ लोग वहां आए। उन्होंने टूरिस्ट्स को रोककर मर्दों को औरतों और बच्चों से अलग कर दिया और सीधा उनसे उनका नाम पूछने लगे। जैसे ही लोगों ने अपना नाम बताया, उन वर्दी वालों ने तुरंत अपनी AK-47 राइफलें निकाली और अगले ही पल उन पर लगातार गोलियां चला दी गई। कुछ ही सेकंड्स में 26 बेगुनाह लोग वहीं जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। वो वर्दी वाले कोई सैनिक नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी थे। इसकी ठीक 14 दिन बाद रात के करीब 8 बजे पाकिस्तान के बहावलपुर में, जहां जैश-ए-मोहम्मद का हाई सिक्योरिटी हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह था, वहां सारे आतंकी चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि आसमान से ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलें उनके रडार को चकमा देकर बिल्कुल उनके ऊपर पहुंच चुकी हैं। और अगले ही पल वहां कई भारी धमाके हुए और 100 से ज्यादा आतंकी वहीं राख में तब्दील हो गए। ये LOC के पास कोई आर्म स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान के काफी अंदर घुसकर किया गया भारत की तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इसकी शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की बैसरन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। दोपहर के समय मौसम बिल्कुल साफ था और देवदार के पेड़ों से घिरी इस घाटी में देश भर से आए टूरिस्ट्स अपने परिवारों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। घोड़े वालों की आवाजें और बच्चों की हंसी गूंज रही थी और माहौल में एक सुकून था। तभी घाटी के एक तरफ से 5 से 7 लोग दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय सेना की कॉम्बैट वर्दी पहन रखी थी और उनके हाथों में AK-47 राइफलें थीं। उन्हें देखकर वहां किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीर में सेना की रूटीन गश्त एक बेहद आम बात है। इसलिए टूरिस्ट्स अपनी जगह पर खड़े रहे। कुछ ने तो मुस्कुराकर उन्हें देखा भी, लेकिन उन वर्दी वालों का इरादा गश्त करने का नहीं था। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में वहां मौजूद लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का हुक्म दिया। इसके बाद उन्होंने जो किया, उसने वहां मौजूद हर इंसान के जहन में कंफ्यूजन और खौफ पैदा कर दिया। उन्होंने औरतों और बच्चों को पीछे हटने को कहा और सिर्फ आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब चेकिंग शुरू हुई, लेकिन ये चेकिंग ID कार्ड्स की नहीं थी। वो हर एक आदमी के पास जाते और उसका नाम पूछते। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, धर्म के आधार पर लोगों की पहचान करना। जो लोग हिंदू या ईसाई थे, उन्हें लाइन में अलग किया जाने लगा। उसी लाइन में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी खड़े थे, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी भी वहां मौजूद था। जैसे ही एक टूरिस्ट ने अपना नाम बताया, उन वर्दी वालों ने बिना कोई वक्त गवाए अपनी राइफलों का सेफ्टी कैच खोल दी। लोगों को समझ आ गया था कि ये सैनिक नहीं बल्कि भेस बदल कर आए लश्कर के आतंकी हैं। इससे पहले कि कोई भाग पाता या चीखता, मौत उनके सामने खड़ी हो गई। लेकिन उसी खौफनाक सन्नाटे और दहशत के बीच एक आदमी आगे बढ़ा। वो कोई सैनिक या पुलिस वाला नहीं था। उसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, एक लोकल कश्मीरी जो वहां टूरिस्ट्स को घोड़े की सवारी करवाता था। आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे एक आतंकी पर छलांग लगा दी। उसने आतंकी की AK-47 की बैरल पकड़ ली और उसे छीनने की कोशिश करने लगा। वो किसी भी तरह अपने मेहमानों को बचाना चाहता था। एक पल के लिए लगा कि शायद वो कामयाब हो जाएगा। दोनों के बीच राइफल को लेकर गुत्थम गुत्ती हुई, लेकिन तभी पीछे खड़े दूसरे आतंकी ने अपनी गन उठाई और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गोलियों की आवाज से पूरी बैसरन वैली दहल उठी। महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अंधाधुंध फायरिंग की गई, और जब धुआं छटा तो वहां 26 बेगुनाह लोग और उन्हें बचाने वाला वो कश्मीरी घोड़े वाला आदिल खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। ये कोई रैंडम या अचानक हुआ हमला नहीं था। ये द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF और लश्कर ए तैयबा द्वारा किया गया एक ऐसा बर्बर और टारगेटेड नरसंहार था, जिसकी गूंज ने सीधे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की नींदें उड़ा दी थी। 22 अप्रैल 2025 की शाम कश्मीर से आई 26 हत्याओं की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन असली हलचल वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हो रही थी। रात के समय रायसीना हिल स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के एक हाई सिक्योरिटी रूम में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा था और सामने दीवार पर लगी एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पहलगाम के बैसरन वैली की वो खौफनाक तस्वीरें चल रही थीं, जिनमें बेगुनाह टूरिस्ट और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल खून से लथपथ पड़े थे। उस बड़ी सी ओवल टेबल के चारों तरफ देश के सबसे ताकतवर लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठे थे। टेबल के बीचों बीच पाकिस्तान और POK के बड़े बड़े नक्शे फैले हुए थे।
इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी डॉसियर टेबल पर रखी। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ था कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाला द रेजिस्टेंस फ्रंट सिर्फ एक मुखौटा था। इंटरसेप्ट किए गए कॉल्स और सैटेलाइट डेटा ने साबित कर दिया था कि इस नरसंहार के तार सीधे सीमा पार बैठे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर्स से जुड़े थे। कमरे में मौजूद प्रधानमंत्री और टॉप जनरल्स बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे थे। ये वो पल था जब किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं थी। सबको पता था कि अब क्या करना है। इस बार सिर्फ कड़ी निंदा करने, डॉसियर सौंपने या कूटनीतिक दबाव बनाने का ऑप्शन टेबल से हमेशा के लिए हटा दिया गया था। भारत सरकार का पहला कदम ही इतना आक्रामक था कि उसने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया। दशकों पुराने 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसका सीधा मतलब था पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इसके साथ ही बिना वक्त गंवाए अटारी बॉर्डर को सील कर दिया गया। पाकिस्तानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश मिला और सार्क के तहत जारी किए गए सभी पाकिस्तानी वीजा तुरंत रद्द कर दिए गए। लेकिन मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कूटनीति और पानी के बाद अब बारी सेना की थी। 2016 के उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ किलोमीटर अंदर तक थी। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। लेकिन इस बार भारतीय सेना को जो आदेश मिला वो भारत के सैन्य इतिहास की डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से बदलने वाला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और जनरल्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस बार टारगेट सिर्फ पीओके के लॉन्च पैड्स या बॉर्डर के जंगल नहीं थे। इस बार भारतीय सेना को पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पंजाब प्रांत के बहुत अंदर घुसकर मार करने की खुली छूट दी गई थी। मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं था बल्कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था जो उन्हें पालता है। बिना किसी शोर शराबे के फाइलें बंद कर दी गई और जनरल्स वॉर रूम से बाहर निकल आए। अब कूटनीति का समय खत्म हो चुका था और एक साइलेंट वॉर मशीन एक्टिवेट हो गई थी। भारत के सबसे बड़े ट्राई सर्विस मिशन ऑपरेशन सिंदूर का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 6 मई 2025 की रात पहलगाम के बैसरन वैली में हुए उस खौफनाक नरसंहार को ठीक 14 दिन बीत चुके थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा बहावलपुर शहर गहरी नींद में था। ये शहर भारतीय बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर अंदर था। यहाँ की एक ऊंची दीवारों वाली बिल्डिंग के बाहर हथियारबंद गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये कोई सरकारी इमारत नहीं थी। ये जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा और महफूज हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह था। कैंप के अंदर जैश के टॉप कमांडर्स और दर्जनों आतंकी बेफिक्र होकर सो रहे थे। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ थी कि भारत अगर कोई जवाबी कार्रवाई करेगा भी तो वो एलओसी के आसपास के जंगलों या लॉन्च पैड्स पर होगी। पाकिस्तान के इतने अंदर पंजाब प्रांत में घुसकर हमला करने की हिम्मत भारत कभी नहीं करेगा। लेकिन उनका ये भ्रम उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी वक्त सरहद के इस पार भारत के एयरबेसों, नेवल शिप्स और सीक्रेट मिसाइल लॉन्च पैड्स पर एक अलग ही हलचल चल रही थी। भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक ही कमांड, एक ही ग्रिड और एक ही फ्रीक्वेंसी पर लॉक हो चुकी थी। इस बार कोई कमांडो बॉर्डर पार नहीं कर रहा था क्योंकि इस बार भारत ने अपनी सबसे खतरनाक और साइलेंट किलिंग मशीन को अनलीश कर दिया था। स्कैल्प मिसाइलें, हैमर म्यूनिशंस और भारतीय सुसाइड ड्रोन्स की एक पूरी फ्लीट अपने टारगेट्स के लिए उड़ान भर चुकी थी। साथ ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें अपने लॉन्च ट्यूब से फायर हो चुकी थी। रात के 1:05 पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स की स्क्रीन्स पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। ऑपरेटर अपनी जगह पर बैठे थे लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि भारतीय मिसाइलें टेरेन हगिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी पहाड़ों और जमीन के बिल्कुल करीब से उड़ते हुए वो पाकिस्तान के एडवांस्ड रडार सिस्टम्स को पूरी तरह चकमा दे चुकी थीं। मिसाइलें उनके सिर के ऊपर से गुजर रही थीं और रडार की स्क्रीन्स बिल्कुल ब्लैंक थीं। ठीक 1:10 पर बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह में पसरा सन्नाटा अचानक एक धमाके में बदल गया। ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने एक के बाद एक बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस कॉम्प्लेक्स की छतों को चीर दिया। कंक्रीट की मोटी दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो आतंकी नींद में थे वो नींद में ही रह गए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा आतंकी कैंप आग के एक विशाल और भयानक गोले में तब्दील हो गया। अंदर मौजूद जैश के टॉप कमांडर्स और खुद मसूद अजहर के परिवार के कुछ अहम सदस्यों को संभलने या भागने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। लेकिन ये हमला सिर्फ बहावलपुर तक सीमित नहीं था। उसी वक्त वहाँ से कई किलोमीटर दूर लाहौर के पास मुरीदके में भी आसमान से मौत बरस रही थी। ये वही मुरीदके था जहाँ लश्कर ए तैयबा का मरकज ए तैयबा कैंप था। वही लश्कर जिसने 26/11 के मुंबई हमले को अंजाम दिया था। आज भारतीय सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलों ने उस पूरे हेडक्वार्टर को मलबे और धुएं के गुबार में बदल दिया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से लेकर पीओके तक मुजफ्फराबाद और कोटली के सैयदना बिलाल और गुलपुर कैंप्स में भी भारतीय सेना का कहर टूट रहा था। जहां आतंकियों को जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी वहां अब सिर्फ तबाही का मंजर था। महज 25 मिनट के अंदर रात 1:05 से 1:30 के बीच भारत में पाकिस्तान के 9 सबसे बड़े और महफूज आतंकी ठिकानों को शमशान बना दिया था।
इस पूरी कार्रवाई में एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। ये एक इतनी कैलकुलेटेड और प्रिसीजन स्ट्राइक थी कि भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तानी सेना के एक भी बेस या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर खरूज तक नहीं आने दी। भारत का मैसेज एकदम साफ और खौफनाक था। फुल स्केल वॉर नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे घर में घुसकर उन्हें जरूर मारेंगे जिन्हें तुम पालते हो। इस अचूक प्रहार में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी और उनके मास्टरमाइंड मारे गए। ये भारत के सैन्य इतिहास का एक ऐसा अभूतपूर्व और साइलेंट प्रहार था जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की रूह कपा दी थी। दिल्ली के वॉर रूम में जब मिशन के 100% सक्सेसफुल होने की रिपोर्ट पहुंची तो फाइलें बंद कर दी गई। भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक ट्राई सर्विस ऑपरेशन को एक खास नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम कोई मिलिट्री कोड नहीं था, ये नाम एक ट्रिब्यूट था उन सुहागनों के छिने हुए सिंदूर का जिन्होंने पहलगाम के उस नरसंहार में अपने पतियों को खोया था। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी आकाओं की कमर तो तोड़ दी थी। बहावलपुर और मुरीदके में बैठे हैंडलर्स और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो चुका था। भारत ने अपना कड़ा संदेश दे दिया था, लेकिन नई दिल्ली और कश्मीर में बैठी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की फाइल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीतिक प्रहार था, लेकिन पहलगाम की बैसरन वैली में जिन आतंकियों ने 26 बेगुनाह लोगों की जान ली थी वो अभी भी जिंदा थे। वो आतंकी अभी भी कश्मीर की किसी अंधी गुफा में सांस ले रहे थे। जब तक वो मारे नहीं जाते तब तक न्याय अधूरा था और यहाँ से शुरू हुआ एक साइलेंट और डेडली मैनहंट। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और भारतीय सेना की पैरा एसएफ ने पिछले 2 महीनों से दिन रात एक कर दिया था। वो परछाई की तरह इन आतंकियों का पीछा कर रहे थे। इंटेलिजेंस ग्रिड को पूरी तरह एक्टिवेट कर दिया गया था, लेकिन पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कोई भटका हुआ आम आतंकी नहीं था। उसका नाम था हाशिम मूसा। वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का एक पूर्व कमांडो था। उसे जंगल वॉरफेयर, छिपने और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट में रहने की मिलिट्री ट्रेनिंग मिली हुई थी। वो जानता था कि भारतीय सेना उसे ढूंढ रही है, इसलिए वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। लेकिन कोई भी आतंकी हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। 27 जुलाई की रात एक बेहद खुफिया ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस ने हाशिम मूसा की फाइनल लोकेशन को डिकोड कर लिया। 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर से सटा दाची गांव का घना जंगल, जो कि अपने मुश्किल पहाड़ी रास्तों, भालुओं और बेहद घने पेड़ों के लिए जाना जाता है। सुबह के समय चारों तरफ गहरी धुंध और सन्नाटा पसरा था। विजिबिलिटी लगभग 0 थी और इसी जंगल के बीचों बीच एक प्राकृतिक गुफा को हाशिम मूसा और उसके साथियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ठिकाने के बाहर उनका एक हथियारबंद साथी पहरा दे रहा था। उसे लगा कि इतनी सुबह और इतने घने जंगल में उन तक पहुंचना किसी के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन वो गलत था। भारतीय सेना के ब्लैक कमांडोज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बिना एक भी पत्ता हिलाए उस ठिकाने के चारों तरफ घेरा बना चुके थे। एक आतंकी के कानों में सूखी पत्तियों पर किसी के दबे पांव चलने की हल्की सी आवाज आई। एक पल के लिए वो चौंका और उसने मुड़कर अपनी राइफल उठानी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगली ट्रिगर तक पहुंचती, हवा को चीरती हुई एक साइलेंसर लगी स्नाइपर बुलेट सीधे उसके माथे के आर पार हो गई। बिना कोई आवाज किए वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उसके गिरते ही स्पेशल फोर्सेज ने अपना फाइनल असॉल्ट शुरू कर दिया। गुफा के अंदर सो रहे हाशिम मूसा और उसके साथियों को जब तक यह एहसास हुआ कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमांडोज ने उन्हें सरेंडर करने का कोई मौका नहीं दिया। अगले कुछ ही मिनटों तक दाची गांव का वो शांत जंगल भारी और भीषण गोलीबारी की आवाजों से गूंज उठा। स्मोक ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स के उस सटीक प्रहार ने अंदर मौजूद हर एक खतरे को हमेशा के लिए शांत कर दिया। जब कमांडोज ने अंदर जाकर जब चेकिंग की तो जमीन पर 3 लाशें पड़ी थीं। उनमें से एक लाश हाशिम मूसा की थी, जो पाकिस्तान का पूर्व एसएसजी कमांडो और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। अब मिट्टी में मिला दिया गया था। जिन हाथों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों के सीने में गोलियां उतारी थीं, आज उन हाथों को हमेशा के लिए काट दिया गया था। ये कोई रूटीन एनकाउंटर नहीं था, ये एक बेहद शांत, सटीक और निर्मम ऑपरेशन था जिसने पहलगाम हमले की आखिरी कड़ी को भी खत्म कर दिया था। ये भारत का 26 बेगुनाहों के लिए फाइनल न्याय था। इस फाइनल स्ट्राइक को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नाम दिया था ऑपरेशन महादेव। अब ये फाइल हमेशा के लिए क्लोज हो चुकी थी। हाशिम मूसा के खात्मे के साथ ही पहलगाम हमले की फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने भारत की सैन्य कूटनीति में एक नई और पक्की लकीर खींच दी थी। भारत का मैसेज अब दुनिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ था। अगर हमारे बेगुनाहों का खून बहा तो हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।